हाय एवरीवन, मेरा नाम परिधि श्रीवास्तव है। और आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट वन सेकेंड। यस। सो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, जब अगर हम देखें हमारे एग्जाम के पर्पज से, तो तीन ऐसी यूनिट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक है सेल, एक है लीज, और तीसरा है मॉर्गेज। तो आज हम सेल की यूनिट जो है वो करने वाले हैं। सेल में वी हैव बेसिकली चार सेक्शन, 54 से लेके सेक्शन 57, जिसमें सेक्शन 54, 55 और 56 तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 57 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, पर हम उसको भी देख लेंगे। हम सेक्शन 54 से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम के पर्पज से यही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें ध्यान रखते हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन नंबर, चैप्टर का नाम है तो ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। तो हम पूरे जो अपने अप्रोच रखेंगे वो बैराक सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे। एंड उसके थ्रू ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो सेल है ये कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 3 में है। उसके बाद ऑफ सेल ऑफ है। ठीक है। अब सेल ऑफ और सेल फॉर, जो दोनों टर्मिनोलॉजीज हम आगे पढ़ेंगे वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बारे में बात करते हैं तो वो चला जाता है सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट में। ठीक है। तो तीन चीज हमने देखी, एक तो चैप्टर नंबर 3, दूसरा सेल ऑफ, और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक और चीज, हमें पता है कि ये जो एग्जाम है ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, तो हम बहुत ज्यादा डायरेक्ट सेंट्रिक होके ही पढ़ेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, जब आप सेल के बारे में बात करते हैं ना, अब देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं। लीज भी है, मॉर्गेज भी है, गिफ्ट भी है। अब जैसे कि हम गिफ्ट का एग्जांपल ले लें, तो गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। अगर ए है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो फ्री में कर रहा है। ठीक है। गिफ्ट क्या होती है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। पर क्या सेल में ऐसा होता है? नहीं होता। आपने भी पहले सेल, आपको पता ही होगा, इमूवेबल नहीं तो मूवेबल प्रॉपर्टी का तो आपने वो करा ही होगा, सेल चीज आपने करी ही होगी, आपके घर में किसी ने सेल करा होगा किसी प्रॉपर्टी को, तो उसमें कंसिडरेशन दिया जाता है, राइट। तो सेल हमेशा कंसिडरेशन के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और दूसरी चीज हमें याद रखना है कि सेल में हमेशा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। ओनरशिप जाती है, एक ओनर है, अगर ए एक प्रॉपर्टी का ओनर है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, और जो बी है अब वो उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि सेल में हमेशा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। देखिए, सेल डिफाइंड। अब ये जो सेक्शन है ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पहला जो पैराग्राफ है वो बात करता है सेल डिफाइंड। जो दूसरा पैराग्राफ है वो बात करता है सेल हाउ मेड। और जो तीसरा बात करता है पैराग्राफ वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब ये देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। देखिए, जो सेक्शन 54 है वो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप जो मैं बोल रही थी, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, और पार्ट पेड और प्रोमिस्ड। इसका मतलब या तो प्राइस उसी टाइम पूरी की पूरी पे कर दी जाएगी, या फिर प्रॉमिस कर दी जाएगी कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की हम कोई प्रॉपर्टी, खैर 1 लाख तो बहुत कम है, हम मान लीजिए 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी, एक घर है। ठीक है। 10 लाख का कोई प्लॉट है, एक घर है, जो भी है, वो एक ए है वो बी को सेल करना चाह रहा है। तो या तो उससे पूरा पैसा ले ले कि 10 लाख रुपए आज ही वो दे दे। ठीक है। या फिर प्रॉमिस कर ले बी कि मैं 10 लाख रुपए आपको कुछ टाइम बाद दूंगा। या फिर पार्टली पेड, मतलब आधा पैसा वो अभी दे दे, जो जनरल टर्म्स में होता है, और आधा पैसा वो बाद में दे। और उसी तरीके से पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। तो ये चीज याद रखिएगा, पेड, प्रोमिस्ड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड। अब देखिए सेल हाउ मेड, जो पैरा नंबर 2 है वो मैनर बता रहा है। सेल का क्या बता रहा है? मैनर। ठीक है।
पैरा नंबर 2 मैनर बता रहा है, सच ट्रांसफर इन केस ऑफ अ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स, मतलब 100 रुपीज एंड अप, इसमें 100 रुपीज इंक्लूडेड है, ओके। और इन केस ऑफ रिवर्जन और अदर इनटैंजिबल थिंग कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कब होगी, जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज या तो 100 रुपए होगी या उससे ज्यादा है। तो अगर 100 रुपए की भी वो प्रॉपर्टी है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं tangible immovable property of a value less than 100 rupees. Such transfer may be made either by registered instrument or by delivery of property. अब यहाँ पे ऑप्शन ओपन है कि आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा लो या फिर प्रॉपर्टी की डिलीवरी से भी हो जाएगा। इसको हम और एक्सप्लेनेशन में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस व्हेन सेलर प्लेसेस द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स इन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब डिलीवरी कब कही जाती है, जब जो सेलर है वो बायर को उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दे। मतलब बेसिकली जब बायर के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ जाए तब हम मानेंगे कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गया है। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है पैरा नंबर 3, आप इसको अपने बैराक में मार्क कर लीजिएगा कि ये पैरा नंबर 3 है, ये वाला जो है ये पैरा नंबर 2 है, और ये वाला जो है ये पैरा नंबर 1 है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, that the sale of such property shall take place on terms settled between the parties। मतलब ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि इस, अगर ये हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ए और बी है, उनने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सेल आगे फ्यूचर में कंडक्ट की जाएगी। इट डज नॉट by itself create any interest in or charge on such property। इसका मतलब बस ये कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो गया है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ठीक है, और यहाँ जो हम चैप्टर में लिखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पूरी तरीके से इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली सेक्शन वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके कंटेंट्स पढ़ते हैं जिससे कि हमको याद रखने में आसानी हो। जब हम कंटेंट्स लिखते हैं, अगर आपका कोई मेंस एग्जामिनेशन है तो उसके लिए आप इस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर प्री है तो आपको याद करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले चीज है वो क्या है, पार्टीज। ठीक है, तो सेल में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ये होता है सेलर और ये होता है बायर। हम यहाँ पे मान के चलते हैं ए जो है हमारा सेलर है, जिसको अपना एक ये प्लॉट ऑफ लैंड है या घर है, ये बी को बेचना है। ठीक है, ये बी है बायर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पार्टीज, तो हमारे पास दो पार्टीज होती हैं सेल में, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी, जिसको हम बोलते हैं सेलर, दूसरे को हम बोलते हैं बायर। अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं सेलर की, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सेलर बन पाओ। इसमें फर्स्ट चीज लिखी हुई है लिविंग। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी डेड पर्सन तो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर होगा और बायर, आप देख सकते हैं दोनों में लिखा हुआ है, सेलर और बायर दोनों को लिविंग होना पड़ेगा, मतलब दोनों एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। जब सेल की बात चल रही है, जब सेल हो रही है, जब सेल इफेक्ट में आ रही है, तब दोनों पार्टीज को लिविंग होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसमें बात करते हैं, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। उसमें से एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि आपको मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड तीसरा जो है वो बोलता है नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये तीन चीजें बोलता है कि अगर कोई इंसान मेजर है,
कोई इंसान साउंड माइंड है और वो लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सेल भी तो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, मतलब सेल करने के लिए भी एक इंसान को मेजर होना पड़ेगा, साउंड माइंड होना पड़ेगा, और ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेजर की, इसका मतलब ये है कि कोई भी माइनर, माइनर मतलब क्या, आप अगर आप देखें, हम देखिए हमको सब्जेक्ट्स को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है सब्जेक्ट की, और हमें याद भी इजिली रहता है। आप इंडियन पिनल कोड में देखेंगे तो वहाँ माइनर की डेफिनेशन आपको दी गई होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि माइनर कौन है, जो भी 18 से कम होगा उसको हम माइनर मानते हैं। इंडियन गार्जियनशिप एक्ट में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो क्या कोई माइनर, मान लीजिए आपके पास आता है कोई 12 साल का बच्चा, वो बोले कि सर मुझे अपना घर है, ये मेरा घर है, ये मैं 12 साल का हूँ, मुझे ये बेचना है, क्या आप उससे घर ले लोगे? नहीं लोगे, राइट। एट फर्स्ट आप नहीं लोगे, आप पता करोगे कि उसकी एज क्या है। अब आजकल मान लीजिए कि बच्चे बड़े दिखते हैं, वो दिखने में है 20-21 साल का, तो क्या आप ले लोगे? तो इसमें आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना चाहिए कि उस बच्चे की एज क्या है। अगर वो 12 साल का है, वो घर आपको बेच देता है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है? कुछ नहीं, आप उसको बाद में स्यू भी नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी इंसान जो सेलर है ना, जो बायर है, दोनों को ही हम देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों में लिविंग, दोनों में लिविंग है, यहाँ पे भी कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि सेलर और बायर दोनों को 18+ होना इंपॉर्टेंट है, दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट में दोनों मेजर होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता कि जो मान लीजिए एक बच्चा है, वो सेलर है, उसके पास है बहुत सारे पैसे हैं, वो जाके बोले कि मेरे को तो घर खरीदना है, मैं 12 साल का हूँ, पर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप ले लो। स्टिल आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो माइनर है, वो बाउंड नहीं होगा बाद में। ठीक है, दूसरी चीज साउंड माइंड होना इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लीजिए आपने ये इंडियन पिनल कोड में पढ़ा होगा, ए इनसेन इनसेन था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा सेल का, तो क्या वो बाइंड होगा उससे? नहीं होगा, जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ जाएगा मे बी। हम बात करते हैं अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है। उसी तरीके से हम देखें तो सिविल में भी हम जब सेल के बारे में बात कर रहे हैं, कि दोनों को साउंड साउंड माइंड होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेजर होना इंपॉर्टेंट है, वैसे साउंड माइंड, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तब जाके वो इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तीसरी चीज, ओनर होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। अगर ए एक प्लॉट बेच रहा है जो उसका है ही नहीं, तो वो उस प्लॉट को कैसे बेचेगा, राइट? तो इस प्रॉपर्टी का उसको खुद तो ओनर होना चाहिए, तब वो अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करे। करेक्ट। तो जो ट्रांसफरर है, जो सेलर है, ही शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो शुड बी, या तो वो ओनर हो या वो ऑथराइज्ड हो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी सी की है। ठीक है, सी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देता है ए को, बोलता है सी ए से कि मेरा ये लैंड है, आप इसको बिकवा दीजिए। तो ए के पास अब आ गई है अथॉरिटी। अब भली ए ओनर नहीं है इस लैंड का, पर उसके पास क्योंकि अथॉरिटी आ गई है, इसलिए वो इस लैंड को अब सेल कर सकता है बी को। करेक्ट। तो इसलिए उसको ओनर ऑथराइज्ड होना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑथराइज्ड है तो सेलर तो ऑथराइज्ड होगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे सेलर को विलिंग टू परचेज, उसको खरीदना हो उस प्रॉपर्टी को। 1 सेकेंड। यस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली चीज हमने याद रखी, कंटेंट्स में याद रखिएगा, हमने जो कंटेंट में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, सॉरी यहाँ लिखती हूँ, वो था पार्टीज। ठीक है, पहले हमने पार्टीज पढ़ी, दो तरीके की होती हैं, ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरी होती है, सेलर होता है, बायर होता है, और उनकी कॉम्पिटेंसीज हमने पढ़ी हैं। हम लास्ट में एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, अब जो प्रॉपर्टी के बारे में, ये ए था, ये बी था, ये ए अपना घर बेच रहा था बी को। ठीक है, तो ये ए की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होनी चाहिए, इसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, राइट? तो इसकी क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, देखिए। जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले इमूवेबल होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करता। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जाएगा। ठीक है। तो जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, आपने एक जगह और देखा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। आप इसकी डेफिनेशन क्लॉज में जाइए। हाँ, ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस सब्जेक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है वो डेफिनेशन में डिस्कस्ड ऑलरेडी है। हम थोड़ा सा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। 1 सेकेंड। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का काफी इमूवेबल का काफी सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं। मतलब ये अलग ही एक क्लास में है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है। बट अब एक जनरल डेफिनेशन देखें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। आपसे मैं जनरली पूछूं कि व्हाट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप यही बोलेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्लेस टू प्लेस मूव ना कर पाए। करेक्ट। विच कैन नॉट मूव। ओके। जो प्लेस टू प्लेस मूव ना कर पाए वो इमूवेबल है। ठीक है। बट अगर हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे डिफाइन करता है, तो इसके अलावा काफी सारी अलग चीजें हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहले लैंड। ठीक है। अब लैंड क्या होता है, लैंड की डेफिनेशन में सिंपल सा मैं बताऊं तो लैंड इज अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। तो अर्थ की सरफेस का एक पोर्शन है, वो लैंड हो गया। ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड। दूसरा, थिंग्स अटैच टू लैंड। अब थिंग्स अटैच टू लैंड में क्या होगा, अटैच टू लैंड में चाहे वो टेम्पररी अटैच्ड हो चाहे वो परमानेंटली अटैच्ड हो, दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू थिंग्स अटैच टू लैंड। ओके, मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, परमानेंटली फास्टेंड टू थिंग्स अटैच टू लैंड। ठीक है। अब इसमें कैसे आ गया परमानेंटली फास्टेंड, इसका मतलब ये समझिए कि आपका घर है, ठीक है, उसकी वॉल्स हैं, वॉल्स में विंडो है, तो वो परमानेंटली फास्टेड फास्टेड है। डोर्स हो गए, तो ये परमानेंटली फास्टेड है टू द थिंग विच इज अटैच टू लैंड। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक है। बेनिफिट्स अराउजिंग आउट ऑफ लैंड, अब इसकी मैं क्या एग्जांपल्स दूं आपको। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं राइट टू रेंट, किसी घर से आपको रेंट आ रहा है। ठीक है। देन राइट टू वे, देन फिशरीज, आप चाहें तो इन सबको नोट कर सकते हैं। राइट टू रेंट हो गया, वे हो गया, फेरीज, फिशिंग, ये सारी चीजें बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में आता है। परमानेंटली फास्टेड, तो परमानेंटली फास्टेड टू थिंग्स अटैच्ड टू लैंड में मैंने आपको बताया, जैसे कि डोर हो गया आपके घर का। ठीक है। अटैच टू लैंड और लैंड, ये तो आपको सिंपली समझ में आ ही गया होगा। तो ये चारों चीजें हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है। अब हम वापस आते हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए, इमूवेबल होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब आप को मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए ए अगर बी को बोले कि मैं तुमको वो घर सेल कर रहा हूँ जो मुझे सी के डेथ के बाद मिलेगी, मतलब ये प्रॉपर्टी ए की है नहीं, ए को मिलेगी। ठीक है। मान लीजिए सी जो है ये फादर है और ए जो है वो सी का सन है। ठीक है।
और बी मान लीजिए परचेजर है, ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है नहीं, अभी ये घर मेरा है नहीं, बट ये जो एफ है, फादर है, सी है, इसकी डेथ के बाद मुझे ये प्रॉपर्टी, मैं इसका एक अकेला सन हूँ, तो ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को तुमको ट्रांसफर अभी से ही कर रहा हूँ जबकि प्रॉपर्टी मेरे पास आई ही नहीं है। तो क्या ए ऐसा कर सकता है? ए ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी ए के पास आई ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी ए के पास होनी चाहिए, उसके खुद के ओनरशिप में होनी चाहिए। सेक्शन 13 आप पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसमें इसी तरीके का प्रोविजन है। सेक्शन 14 आप पढ़ेंगे, उसमें भी इसी तरीके का प्रोविजन है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ए के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उस वक्त होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल ही नहीं है, तो आप उसको ट्रांसफर कैसे करोगे, राइट? तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं स्पेसिफाइड। देखिए, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। स्पेसिफाइड कैसे? अगर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ए है, वो बी से बोलता है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 10, वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाह रहा हूँ फॉर 10 लाख रुपीज। ठीक है, ए के पास 5 घर हैं। अब इनमें से कौन सा घर वो बेचना चाह रहा है? क्या ये सर्टेन है? नहीं है, राइट? अब वो बोले, अगर मान लीजिए ए के पास से मुंबई में एक घर है, और वो बोले कि मैं आपको वो घर बेचना चाह रहा हूँ जो मेरा मुंबई में है, और मुंबई में उसके पास एक ही घर है, तो ये बहुत क्लियर है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड है कि मुझे यही प्रॉपर्टी बेचनी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ। एग्जिस्टेंस में है, अभी एग्जिस्ट कर रही है और उसी के पास एग्जिस्ट कर रही है, वो खुद उसका ओनर है। और जो लास्ट है कि वो इमूवेबल है। तो ये प्रॉपर्टी की ये चारों चीजें होनी चाहिए, तभी उस प्रॉपर्टी की सेल हो सकती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि है प्राइस। अब हमें पता है कि ये सेल है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर, इसमें कंसिडरेशन चाहिए, बिना कंसिडरेशन का सेल नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी और उसमें से कंसिडरेशन हटा दिया, वो क्या बन गया? गिफ्ट बन गया, वो सेल रहा ही नहीं। गिफ्ट भी एक चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, आखिरी में जाके, है ना? तो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंसिडरेशन में क्या है सेल में, देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, मनी के फॉर्म में होना चाहिए। अब अच्छा, एक और चीज, एक और चैप्टर हम आगे पढ़ते हैं, एक्सचेंज एंड सेल। यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्सचेंज एंड सेल। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेल और एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि जो प्राइस है वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज, डेफिनेट होना चाहिए। अब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी बोले कि मैं जो प्रॉपर्टी आपसे ले रहा हूँ, जो मैं घर ले रहा हूँ, वो मैं या तो 10 लाख में लूंगा या मैं 12 लाख में लूंगा। तो क्या ये बात सर्टन हुई? नहीं हुई, राइट? ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने या याद करने का नहीं है। तो इधर 10 लाख और 12 लाख, तो ऐसे तो वो कर नहीं सकता ना। तो ये जो मनी वो दे रहा है वो डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए कि मैं आपको 10 लाख में ही ये प्रॉपर्टी दूंगा, या मैं आपको 10 लाख से ही ये प्रॉपर्टी लूंगा। मनी के फॉर्म में होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने डेफिनेशन में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, दैट इट शुड बी पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और प्रोमिस्ड। मतलब सिंपल सी बात है कि या तो वो पूरे 10 लाख एक बार में दे दे, या वो प्रॉमिस कर ले, या फिर हाफ ऑफ करके आधा पैसा दे दे, आधा वो प्रॉमिस कर ले। ठीक है, कि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी प्राइस है वो क्या है? कंसिडरेशन है इस ट्रांजैक्शन की। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या है? प्राइस है। अब हमने कंसिडरेशन के बारे में बात क्यों करी? अगेन हमको जाना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में डिफाइंड है, और वो बहुत क्लियरली बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है
वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब गिफ्ट की बात अलग है। गिफ्ट को जो हम, गिफ्ट एक टाइप का एक्सेप्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, आप सेक्शन 2D पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 25 पढ़ेंगे, तो वो अपने आप गिफ्ट को एक एक्सेप्शन बताता है। तो इसलिए हमारा कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में होगा, पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड होगा, और प्राइस जो है वो कंसिडरेशन के फॉर्म में हम दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं, अगर हम बात करें लीज के बारे में। ठीक है, लीज भी हमारे सिलेबस में है, हम आगे पढ़ेंगे। तो लीज में क्या ओनरशिप जाती है? बिल्कुल नहीं, लीज में ओनरशिप जाती ही नहीं है। लीज में सिर्फ पोजेशन जाता है, इंजॉयमेंट जाता है। ठीक है ना, वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट रखता है, उसके ऊपर उसके पास बिल्कुल भी ओनरशिप नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जब हम अगर हम बात करते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस में ओनरशिप का काफी अच्छा लंबा सा एक चैप्टर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें ओनरशिप के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ओनरशिप कब होती है, जब इंसान उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट रखे, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का राइट रखे, और उस प्रॉपर्टी के फ्रूट्स बेयर करने का राइट रखे। इसका एक लैटिन मैक्सिम भी है। ओके। तो जब ये तीनों राइट्स किसी इंसान में वेस्ट हो जाते हैं, एक पर्सन में ये तीनों राइट्स वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो इंसान ओनर है। ठीक है। लीज में, अब हम लीज देखते हैं, तो क्या लीज वाला अगर ए है, वो बी को अपनी प्रॉपर्टी लीज के लिए देता है, तो क्या बी उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑब्वियसली। वो उससे फ्रूट्स तो बेयर कर सकता है। अगर मान लीजिए कि बी उस लैंड पे मान लीजिए फ्रूट्स लगा दे, तो वो उससे ऑब्वियसली उसको उसको उस चीज का एंजॉयमेंट कर सकता है, बाकी चीजों का एंजॉयमेंट कर सकता है, यूज तो वो कर ही रहा है, पर उसके पास डिस्ट्रॉय वाला फैक्टर नहीं है। जैसे एक भी फैक्टर हटा, ओनरशिप हटी। ठीक है। तो यहाँ पे सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं मैनर ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे जाके देखें, तो हमने यहाँ ये देखा था ना, ये पैरा नंबर 2 है, दिस वन, ये सेल हाउ मेड। अब हम इस पैरा नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमने पैरा नंबर 1 के बारे में बात करी। अब आप देखिए हमने इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर करके कितने इजीली हमने समझा, राइट? क्योंकि हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है, और हमें याद भी रहता है। अब हम सेकेंड, जैसे कि सेल हाउ मेड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, अब सेल हाउ मेड के लिए हमें दो चीजें देखना है कि सेल दो तरीके से होती है, एक है बाय रजिस्ट्रेशन और दूसरी है विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ होगी, या आपको पता होगा सेल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस होता है, वहां रजिस्ट्री के अलग से पैसे लगते हैं, ये आपको पता होगा। ये सेल विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके लिए हम दो तरीके की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सेल बाय रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये तीन फुलफिल हो जाता है, तो सेल कैसे होगा? सेल बाय रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। सेल ऑफ वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सॉरी मैंने ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज। तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 है, या फिर 100 रुपीज से ज्यादा है, तो वो इस कंसिडरेशन में आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एनी रिवर्जन, मतलब सर्वाइवरशिप से कोई प्रॉपर्टी मिली है, मतलब ए था, ए की डेथ हो गई, बी को प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो सर्वाइवरशिप में आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया। थर्ड, कोई भी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी है। अब आप मुझे बताओ इंटैंजिबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, आपको पता होगा। पेटेंट आते हैं। ठीक है, कोई भी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें क्या है, रॉयल्टी, ये सारी चीजें क्या है, ये इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी भी अगर कोई सेल करता है, ठीक है, गुडविल हो गई, तो उसके लिए भी क्या होता है, सेल बाय रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो आप बस ये तीन चीजें याद रखिए कि कोई भी प्रॉपर्टी है, वो 100 रुपए की भी प्रॉपर्टी है ना, तो भी उसकी रजिस्ट्री कराना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 100 रुपीज और मोर, रिवर्जन, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी। तो अगर ये तीन चीजें रहती हैं, तो फिर सेल हमारा रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करते हैं सेल बाय रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली होता क्या है, रिटन में होगा, साइंड होगा, दोनों पार्टीज उसको साइन करेंगी। अगर आपको फिर से इसको पढ़ना है कि ये कैसे जाता है एग्जैक्टली तो आप सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उठा के देख लीजिए। उसमें रजिस्ट्री कैसे होती है, कितने विटनेसेस चाहिए, प्रूफ करने के लिए कितने विटनेसेस चाहिए, किस डेट पे किस टाइम पे, ये सारी चीजें सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिस्कस की गई है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं उतना डीपली जा नहीं रही हूँ, पर आप चाहें तो एक बार इसमें से रीड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इट हैज टू बी रिटन एंड इट हैज टू बी साइंड। वो इंस्ट्रूमेंट रिटन और साइंड होगा बाय बोथ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब आप ये देखिए कि कहाँ सेल में रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो हमने देखा था वहां मैंडेटरी था, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा ले, आपको नहीं कराना तो आप ना कराएं। बट ऑब्वियसली सेफर साइड हमेशा कैसे में होता है, रजिस्ट्रेशन कराने में ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दो कंडीशंस है। इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन ₹100, 100 रुपए से कम की वैल्यू है, या फिर हाँ इसमें यही वाली कंडीशन है कि ₹100 से कम की है तो सेल विदाउट रजिस्ट्रेशन होगा। नाउ इट कैन बी बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए तो कैसे होगा, फिर वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन से होगा। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा था अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड में। सॉरी, क्या पढ़ा था कि जब पोजेशन परचेजर के पास आ जाए तो वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाता है। एक बार हम वापस जाके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीवरी ऑफ tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in the possession of the property। ठीक है, in the possession of the property, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेल विदाउट रजिस्ट्रेशन, हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले चीज बताई थी, आपको याद होगा, एक सेकंड मैं यहाँ पे पेन ले लूँ। यस, हमने दो चीजें के बारे में बात की थी। एक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में आया है या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आया है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल वो क्या होता है। देखिए, प्रॉपर्टी इज एक्चुअली सोल्ड। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सेल में क्या है, प्रॉपर्टी एक्चुअली सेल की जा रही है, मतलब बिक गई है। प्रॉपर्टी ए है, वो अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपरली बी को दे रहा है, सेल की जा रही है, एक्चुअली सोल्ड इसका, ये बिक रही है प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी। A contract that the sale of such property will take place at such and such terms as mentioned by the parties। इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी का सेल किया जाएगा, ठीक है, उस टर्म्स पे, उस कंडीशंस पे जो कि पार्टीज द्वारा मेंशन किए गए हैं। मतलब इसमें प्रॉपर्टी सेल हो गई है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही किया है, अभी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम अगर सेकंड वाला देखें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी जब सेल हो जाती है तो वो पार्टीज क्या हैं, वो पार्टी जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, सेलर बनेगा और बायर बनेगा। राइट, तो ए है वो सेलर बना, बी है वो बायर बना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। यहाँ वो क्या बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, प्रोमिसर, प्रोमिसी। क्यों, अब अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करें फिर से। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे ही पढ़ा जाता है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ा जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सप्लीमेंट्री है टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहां पे भी
जो भी टर्म्स का मीनिंग हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से नहीं निकालते हैं, उन सब का मीनिंग हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकालते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये भी स्पेसिफाइड है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में टीपीए के, कि जहाँ मीनिंग डेफिनेशन मान लीजिए कोई वर्ड है, मान लीजिए कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कंसिडरेशन के बारे में बात की गई है, जैसे कि सेल है, लीज है, मॉर्गेज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सचेंज है, चार्ज है, गिफ्ट है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब में हमने कंसिडरेशन के बारे में बात की है। पर कहीं पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंसिडरेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो कौन सा एक्ट है जो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2D में, करेक्ट। तो हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन का मीनिंग, जो हम मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम काफी जगह प्रोमिसर प्रोमिसी, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाइए, उसके डेफिनेशन क्लॉज में जाइए, आपको ये दोनों टर्म्स डिफाइन मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीजें होती हैं। तो प्रोमिसर प्रोमिसी को आप कैसे याद रखेंगे? कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कंप्लीटली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट में नहीं आया है बेसिकली, है ना। तो ये अभी सेलर बायर बने ही नहीं है जब तक इफेक्ट में नहीं आया है। तो अभी ये लोग क्या है? एक प्रोमिसर है, एक प्रोमिसी है। ए हो गया प्रोमिसर, बी हो गया प्रोमिसी, ठीक